पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान के हवाले से आइंदा 72 घंटे हर लिहाज से फैसला कुल होंगे। यकीनी तौर पे इतवार को 11:30 बजे जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें वोटिंग होनी है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला होना है। तहरीक अदम एतमाद के फैसले से जुड़ा है इमरान खान हुकूमत का मुस्तकबिल और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्तकबिल। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान का यकीनन पार्लियामेंट का बाकायदा एतमाद खो बैठेंगे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, गो के जब तक कि नया वज़ीर आज़म या नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान को सदर पाकिस्तान आइन की शिक 95 के तहत हैसियत वज़ीर आज़म काम करते रहें। इस दौरान वो बिल्कुल बाइख्तियार बिल्कुल नॉर्मल वज़ीर आज़म रहेंगे और इस प्रोसेस में जो कि फिर क्योंकि उसी वक्त कौमी असम्बली का इजलास प्रोरोग होगा, नया इजलास होगा, प्रोसेस होगा, नॉमिनेशन होंगी, फिर उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर नया लीडर ऑफ द हाउस बनेगा। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इस पूरे मामले के दौरान। गोया कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद का दौर भी जो है वो एक हिजान खेज दौर हो सकता है। गो कि इस बात का फैसला ज़रूर हो जाएगा कि इमरान खान रहते हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद हुकूमतों की तब्दीलियों का एक सिलसिला होता है। एक तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद नई हुकूमत आएगी जो कि एक शायद मखलूत हुकूमत होगी, अपोजिशन की हुकूमत होगी, वो न जाने 2 महीने रहेगी, 3 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, और फिर उसके बाद आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके बाद फिर एक और गवर्नमेंट आएगी, चौथी गवर्नमेंट। गोया कि पाकिस्तान 5-6 महीने के अंदर 4 हुकूमतें देखेगा। ये एक तलातुम का दौर होगा, उसके लिए भी कितनी तैयारी है और फिर इस दौरान पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए तमाम मामलात पे कितनी तैयारी है, इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ये बताइएगा कि 72 घंटे बाद अगर इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और उसके बाद फिर आपकी हुकूमत आती है, कोएलिशन गवर्नमेंट आती है, वो भी एक तवील मरहला है जिसमें कि तकरीबन 2-3 हफ्ते लग सकते हैं कि नया लीडर ऑफ द हाउस बने, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो, फिर तमाम मामलात। इस दौरान इमरान खान वज़ीर आज़म ही रहेंगे क्योंकि आइन के तहत सदर उनको कहेगा कि जब तक नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं हो जाता वो उसमें वज़ीर आज़म। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में पहली बार ये तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली हो रही है। आप लोगों की क्या टेक है इसमें, कितने इबाम हैं, इसमें कितना वक्त लगेगा और उस दौर के लिए आपकी तैयारी कितनी है? जी कामरान खान साहब, अगर आप आइन का आर्टिकल 95 देखें तो उसमें तहरीक अदम एतमाद के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होती है, द प्राइम मिनिस्टर सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो वो फौरी तौर पे अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इसके बारे में जो अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब है वो ऐवान से मुमकिन होना होगा ताकि मुल्क के अंदर जो क़यादत है उसका तसल्सल का आपने जिक्र किया। शिख 94 ख़ास तौर पे कहती है कि जब तक नया वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो जाता सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से कहेगा कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे काम करते रहें। गोया कि इस सिलसिले में कोई ये बात इसके बारे में जी प्लीज, जो कानूनी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि ये उस सूरत में है कि अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देते हैं तो जब तक नए वज़ीर आज़म का चुनाव नहीं होता उन्हें कहा जा सकता है कि वो अपने ओहदे पे काम करते रहें। लेकिन आर्टिकल 95 के अंदर बड़ी सराहत के साथ लिखा है कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस, मैंने फिर अर्ज किया ना, जब वज़ीर आज़म ही नहीं रहेंगे तो और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर तो इस सेशन तो प्रोरोग हो ना, फिर एक प्रोरोग होगा, फिर आप उसको दोबारा रिक्विजिशन होगी उसकी, फिर उसके बाद इलेक्शन का स्केड्यूल जारी होगा, फिर उसमें स्क्रूटनी होगी, नॉमिनेशन पेपर्स होंगे, फिर वोटिंग होगी। इस दौरान पाकिस्तान कौन चलाएगा? क्या 94 की शिख जो है कि सदर जो है वज़ीर आज़म से कहेगा कि कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस, तो फिर अच्छा चले, आप कहते हैं वो भी नहीं होगा, फिर पाकिस्तान को कौन चलाएगा? अगले चले 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन। ये नहीं, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर ही इलेक्शन हो सकता है। अगर हम एक और सिनेरियो को डिस्कस करें, खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म अगर इंतकाल कर जाएं तो उस सूरत में भी तो खला पैदा होता है अगले इलेक्शन के
चुनाव के होने तक, उस सूरत में तो जी सदर उसकी किसी रूह वज़ीर को तो आज़म नहीं को कहा नहीं जा कह सकता सकते कि वो कि आप कंटिन्यू अगले करे, और उसकी रूह को तो नहीं कहा जा सकता कि वो कंटिन्यू करे, वो तो उसका वरना उसका आईन में तो लिखे। इसलिए आर्टिकल 95 बहुत वाजे है कि इमरान नियाजी साहब विल सीज टू होल्ड ऑफिस, और 24 घंटे के अंदर जो मुतल्लिका फोरम्स हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लीडर ऑफ द बताइए, हाउस के लिए शेड्यूल जारी चले इसका मतलब ये कि अगले दिन आपका वजीर आजम होगा या 2 दिन में होगा। चले तो अब ये बताइए कि जो पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल हैं, यानी कि एक तो हम IMF प्रोग्राम में हैं, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, फिर हमें जो है बजट का ज़माना आ गया है, मई वगैरह सामने आ रहा है, आप महंगाई मुकाऊ मुहिम के साथ जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये तैयारी है ये बजट की कि IMF प्रोग्राम के साथ हमें कैसे चलना है, हमें क्या बजट देना है, और यकीनन जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ कि इन प्राइसेस को, पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी आप बरकरार रखें, तो ये तो बड़ी आपको शाबाश देनी होगी, वरना तो यहाँ से आपको इसको 20-25 रुपए पर लीटर बढ़ानी है, बिजली की कीमतें 10 रुपए पर यूनिट बढ़ानी है। इन सब को आपने कुछ थ्रेश आउट कर लिया, इसकी तैयारी की है बिल्कुल कि इन मामलों से कैसे निपटेंगे? देखिए 2 चीज़ें हैं ना, एक तो यह है कि जो हमारे मुल्क की महंगाई है इसमें किसी हद तक बैरूनी अवामिल का दखल है। ये आप पहली बार कह रहे हैं, इमरान खान को आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, इसको इमरान खान तो चला जाएगा। नहीं, मेरी बात आप मुकम्मल होने देना। ये जो महंगाई पैदा हुई है इसमें ज्यादा अमल दखल हुकूमत के गलत फैसलों का था, और मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर और फैसला साजी का अमल है उसको बिल्कुल गैर मौसर करने का था। तो इसलिए जब हुकूमत आके मुल्क के अंदर फैसला साजी को बरवक्त करेगी, मुल्क की गवर्नेंस को ठीक करेगी, तो जो हमारे डोमेस्टिक इंटरनल फैक्टर्स हैं उन्हें हम अपने काबू में ला सकते हैं। दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करते रहे हैं, कि आज पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं इनमें से शायद कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या एक इदारा तनहा इनको हल नहीं कर सकता। और इस वक्त जो मुत्तहिदा अपोजिशन है इसकी सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये एक किस्म का कौमी जिरगा बन गया। इसमें तमाम जमातें अपोजिशन के साथ जो मुल्की इमरान खान साहब के अलावा हैं वो शामिल हैं, और बिलखसूस बलोचिस्तान की तो हर पार्टी इसमें शामिल है। तो हमारे जो फेडरेशन के बहुत से सुलगते हुए ऐसे मसले के जो महरूमियां हमारे वफाक के लिए भी खतरा बन रही थीं, इस बात का भी अब एक इम्कान है कि हम सब मिलकर उन जख्मों पे भी मरहम रख सकते हैं और मुल्क को दोबारा एक आजाद मुनसिफाना इलेक्शन के जरिए इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं। कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा कभी आप लोगों ने मिल के फैसला किया चले कि मिसाल के तौर पे कि हमें IMF में रहना है या नहीं रहना है? मतलब IMF में रहना है तो हमें IMF की शराइत पे रहना है ना। मतलब जो आज की सूरत हाल है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, हमें बड़ी मैसिव पेमेंट्स करनी है डाउन द रोड, हम IMF में रहेंगे तो हम उनको रोल ओवर कर सकेंगे ना। और फिर ये कि मिसाल के तौर पे ये रशियन यूक्रेन की सिचुएशन है, अमेरिका से ताल्लुकात को कैसे ठीक करना है, ये सारे मामला कभी आप लोगों के सेशंस हुए इस पर? कोई आप लोगों ने ये सारी 6-8 जमातें हैं, मक्सी साहब ने, आपने, इन सब ने मिलकर कभी इस पर भी कोई सेशंस किए हैं आप लोगों ने? जी देखिए, जो इस वक्त इस पूरी कोलिशन के अंदर बड़ी जमातें हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके अपने पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं और हम इन पर मुसलसल पार्लियामेंट्री जो बॉडीज़ हैं उनके हवाले से भी और अपने पार्टी की सतह से भी अपने तजावीज़ को मुरतब करते रहते हैं। लेकिन आपने जो IMF की बात की, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि IMF की सख्त शराइत का हमें इसलिए सामना करना पड़ा कि ये हुकूमत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। देखिए, बैंक वाले हैं, उन्होंने अपनी रिकवरी करनी है। अगर कोई कंपनी या मुल्क अपने रेवेन्यूज जनरेट नहीं करता तो उसको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है कि आप टैरिफ बढ़ाएं ताकि रेवेन्यू आए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने IMF के साथ एक कामयाब प्रोग्राम किया हुआ है और मुझे यकीन है कि अगर ये पूरी नेशनल लीडरशिप की हुकूमत होगी तो हम IMF को री-एंगेज कर सकते हैं। और कई ऐसी शराइत जो पाकिस्तान के अवाम के लिए सख्त है। इकबाल साहब प्लीज देखिए, बसद एहतराम, आपने प्रोग्राम किया था, ऑयल था उस वक्त $34 पर बैरल, $40 पर बैरल। ये आप ना भूजिए, कल आप आ जाएंगे, 3 दिन की बात है, आप आ जाए इख्तिदार में, फिर आपको पता, फिर आपको जवाब देना होगा कि ये $110, $120, $112 पर बैरल का ऑयल है, फिर आएंगे प्रोग्राम करें तो फिर मानेंगे। जी, पहली बात तो ये है कि कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस दुनिया में किसी के पास उस मुआशी बदहाली का मैजिक सोल्यूशन 1 मिनट का चुटकी बजाने वाले का होगा जो 4 साल से की जाती रही है। लेकिन आप ये देखेंगे, जैसे हमने पहले करके दिखाया था
کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر نہیں ہوگا، بہتر ہوگا، اور قوم یہ دیکھے گی کہ ہم محنت کے ساتھ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور جب ہم یہ کریں گے تو قوم بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ اس کے لیے ٹیم بنا لی ہے آپ نے کہ کون کس سمت میں لے کے آگے بڑھے گا کیبنٹ آپ کی؟ جی، اس کا جب مرحلہ آئے گا تو آپ کے سامنے تو ایسر اقبال صاحب یہ بتائیے، آپ اتنا ماشاءاللہ آپ الحمدللہ آپ کارنل گریجویٹ ہیں، تو یہ بتائیے اسی طریقے سے پڑھایا گیا تھا کہ کل جب حکومت بنے گی تو پھر ہم سوچیں گے کہ کون سی ایف او ہوگا تو کون سی ای او ہوگا تو ایسی کون؟ بات دیکھیے کامران صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا وقت آنے پہ اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری لیڈرشپ کے پیش نظر ہیں۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیم اس حکومت کی تھی، اگر آپ اس کے مقابلے میں ہماری ٹیم کو رکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان بہتر، معتبر اور قابل اعتماد ہاتھوں میں ہے۔ جی، ایک آپ کی ٹیم ہے، پھر ایک اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ٹیم ہے، اس ٹیم کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس ٹیم پر آپ کے تبصرے بھی موجود ہیں، اس کی کیپیسٹی پہ آپ کی بھی تمام رائے موجود ہیں۔ تو ایک آپ کی ٹیم ہے، ایک وہ ٹیم ہے، تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس ٹیم پہ بھی ایمان لے آؤں اور آپ پہ بھی لے آؤں، پھر آپ سب ملیں گے، یہ تمام فلسفے ملیں گے، اور پھر ابھی طے نہیں ہوا ہے، اور یہ 72 گھنٹے بعد جب حکومت بنے گی تو سب طے ہوگا۔ آپ یقین رکھیے کہ ورسٹ آف دا ورسٹ بھی اس ٹیم سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سر دیکھیں، یہ تو جواب نہیں ہوا نا، اس کی تو کوئی تیاری نظر آئے یا کوئی چیز ہو نا جس کے اسپیسیفک جواب ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں نا۔ دیکھیں بلاول صاحب کہہ چکے ہیں یہ IMF پروگرام سے ہم نکل جائیں گے، آپ اس وقت آپ تحریک عدم اعتماد پر سوال کا جواب لے لیجئے، جب وہ مرحلہ آئے گا آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ 177 ایسے اراکین جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں، اپنی جماعتوں کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اسی لیے تو میں مستقبل کا سوال کر رہا ہوں کہ آپ جیت گئے۔ سر یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا، آپ تو جیت گئے۔ اب آپ آ جائیے رنگ میں، اب آپ آئیے کہ یہ جو تمام معاملات تھے اب اس کو آپ کو جواب دینا ہے۔ اب تو آپ ماشاءاللہ مہنگائی مکاؤ مہم پہ تو آگے آئے ہیں۔ آپ وہ اس مرحلے کو آنے دیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب 2013 میں بھی ہم حکومت میں آئے نا، تو مجھے جب میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو کئی صحافیوں نے آ کے کہا کہ دیکھیے نہیں حسن بھائی، آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن دیکھیں خزانے میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور آپ میں بات مکمل کر لوں، کسی وقت بھی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کو کمپیئر کر لیجئے گا کہ 2013 کی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کو کمپیئر کر لیجئے گا اور آج کی کموڈٹی پرائسز کو۔ اگر آپ آج نہیں کر رہے، کل آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کسی صورت میں کمپیریبل نہیں ہے۔ کموڈٹی پرائسز کا شوق ہے نا، یہ ہمارے خطے میں انڈیا اور بنگلہ دیش نے بھی اس کو سہا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن کسی ملک نے 40% ڈیویلیویشن نہیں کی۔ ہمیں جو مار پڑی ہے اور جو ابھی چند سال پڑے گی، وہ اس حکومت کی اندھوں والی آنکھیں بند کر کے ڈیویلیویشن کی پالیسی ہے۔ اگلے چند سالوں میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، یہ تو اگلے چند سالوں میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اس دوران تو عمران خان آج آپ کی والی پوزیشن پہ آ چکے ہیں۔ نہیں، اب ہم اس کو ریپیئر کریں گے نا، اس کو بہتر کریں گے، لیکن ہمیں جو بہت ایک گہری کھائی میں پھینکا گیا ہے وہ دو وجوہات ہیں، ایک 40% ڈیویلیویشن اور ایک اس حکومت کا 13.25% پہ پالیسی ریٹ لے کے جانا۔ ان دونوں چیزوں نے جو ہمیں جھٹکا دیا تھا اس کے بہت دور رس اثرات ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے نکلیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا شاندار بات ہے، اگر آپ بتا دیں کہ جی ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ کیسے ریورسل ہوگا، اس کا مطلب 3 مہینے میں 6 مہینے کے اندر، اور پالیسی ریٹ جو ہے وہ کیسے ریڈیوس ہوگا۔ آپ اگلی ٹیم کو آنے دیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی روڈ میپ بھی دے گی، اور آنے والے وقت میں ملک کے حالات کو بہتر کر کے بھی دکھائے گی۔ اس لیے ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہ شیڈو منسٹر ہیں، یہ ہیں، تاکہ پتا چلے کہ ہاں بھائی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، یہ وہ اپنا کام کر رہے ہو تو اس کو سیکرٹ کیوں رکھا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا، اس وقت ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں ہیں۔ یہ نارمل الیکشن کے بعد ایک جماعت نہیں ہے جس کی حکومت سازی ہونے جا رہی ہے، یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے، کچھ وقت باقی رہتا ہے اس ٹرم کا۔ کتنے دن کی حکومت، کتنے دن کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی؟ ایسے صاحب چلے بہت ہی موٹی بتا دیں۔ ایک منٹ پلیز مجھے مکمل کر لینے دینا کامران بھائی، کہ ہمیں پاکستان کو اگلے عام انتخابات تک سٹیئر کرنا ہے
تاکہ آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے ایک مستحکم حکومت پاکستان میں قائم ہو سکے. تو اس لیے یہ جو حکومت ہے یہ انٹرم نوعیت کی ہوگی جس کا کام ہے کہ وہ ملک کے امیجیٹ پرابلمز کے ساتھ الیکشن کو ممکن کرے. اب آپ یہ تو بتا دیں کتنے دن کی ہوگی سر, اس میں کیا سیکریسی ہے, یہ تو بتا دیں پاکستانیوں کو کہ یہ 72 دن بعد جو حکومت پتہ لگ جائے گا آپ کو. جی سر, آپ حکومت بننے دیں, اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. لیکن خدا کے لیے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے یہ پوچھ لیا کہ بھائی کتنے دن حکومت ہوگی, تو آپ کے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے سر بھائی, یہ تو زیادتی ہے نا. نہیں, آپ کو مل جائے گا جب وقت آئے گا. تو اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت ایک متحدہ اپوزیشن ہے, جب حکومت سازی کے عمل میں آئیں گے تو آپ کے ان تمام سوالات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. کسی چیز کی تیاری نہیں ہے حسن بھائی؟ سب چیزوں کی تیاری ہے, آپ تسلی رکھیے, اور عمران خان صاحب کی حکومت سے بہتر حکومت چلا کے دکھائیں گے آپ کو. چلیں, ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حسن اقبال صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.